तो आज नया पार्ट शुरू करते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेव्स एंड ऑसिलेशंस। वेव्स एंड ऑसिलेशंस ये यूनिट का नाम है। इसमें 2 चैप्टर हैं। पहले हम ऑसिलेशंस क्या होते हैं, ये चैप्टर का नाम है। अभी ऑसिलेशंस चैप्टर है तो जाहिर सी बात है इसमें कई लेक्चर होंगे, और जब हम ऑसिलेटरी मोशन समझ पाएंगे तो हम वेव्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ये है बच्चों, एक महान फ्रेंच साइंटिस्ट कम मैथमेटिशियन, जो भी आप कहना चाहें, ये साहब रहे हैं। स्पेलिंग तो फुरियर लगती है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है वो फुरिये है, इनका जो उच्चारण है। तो फुरिये ने जो काम किया है इस पर, उन्होंने सबसे पहले थर्मल कंडक्शन पे काम किया। एक्चुअल में जो काम था वो थर्मल कंडक्शन था बच्चों। मतलब मेरे पास ये कोई रॉड है और मैंने यहाँ पर इसे आग के ऊपर रख दिया, इस एंड। तो जाहिर सी बात है इस एंड को थर्मल एनर्जी मिल रही है, यहाँ पर एनर्जी मिल रही है। तो एनर्जी धीरे धीरे ट्रांसमिट होकर, क्योंकि ये कंडक्टर है, दूसरे एंड की तरफ भी जाएगी। बच्चों ये नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम है। यूनिफॉर्म सिस्टम वो होता है जिसमें हर जगह पर चीजें सेम है। मतलब अगर मैं ये कहूं कि कोई रॉड है जिसका टेम्परेचर T केल्विन है, माना, तो आप ये मानेंगे कि रॉड के हर पॉइंट पर टी केल्विन जो भी है टेम्परेचर सेम होगा ना। तो ये कैसा सिस्टम हुआ? यूनिफॉर्म, हर जगह टेम्परेचर है। क्या इसमें हर जगह टेम्परेचर सेम होगा? आपको लगता है ऐसा? नो सर। तो अलग अलग जगहों पर इधर टेम्परेचर ज्यादा होगा और कम होते जाएगा, और इधर कम होगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इतनी लंबाई में टेम्परेचर इतना है तो यूनिट लंबाई में कितना होगा तो इतनी लंबाई में कितना होगा? क्या ऐसा निकाल सकते हैं? यस यूनिट सर। नहीं, ये भी नहीं चल पाएगा। चीजें कॉम्प्लिकेटेड है। तो बच्चों यहां से मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में 2 चीजों के बारे में डेवलपमेंट शुरू होता है। मैथमेटिक्स में हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते हैं फ्यूचर में, उसकी शुरुआत यहां से होती है। और हम लोग अभी उतना डीप नहीं जा पाएंगे, और हम जो पढ़ेंगे वो ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। लेकिन इस इंसान ने जो किया आज अपने आप में एक बहुत शानदार ब्रांच है, जिसको फ्यूचर में आप स्टडी कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, जिसको हम लोग हार्मोनिक एनालिसिस कहते हैं। ये एक बड़ी ब्रांच है बच्चों, बहुत फेमस ब्रांच है। इस समय काफी अच्छा काम कर रहे हैं लोग मैथ्स में इस पर। तो यहाँ से दोनों चीजें डेवलप हो रही हैं। तो फुरियर के इस काम को हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के मोशन को हम पढ़ रहे हैं, और उसमें एलिमेंट्री टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, हम उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अब लिखाना चाहूंगा कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। हेडिंग जो होगा पहला वो होगा पीरियोडिक मोशन। नाम से क्लियर होना चाहिए वैसे तो। क्या कोई बता सकते हैं आप में से क्या कहा जाएगा? सर जो मोशन खुद को रिपीट करता है एक पीरियड के बाद। एक डेफिनेट पीरियड के बाद। ठीक है, जो पीरियड है वो जो इंटरवल है वो फिक्स होना चाहिए, तभी पीरियडिक होगा। बहुत बढ़िया। चलिए फिर हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। लिखिए पीरियडिक मोशन पीरियडिक मोशन
is that which repeats itself, which repeats itself after equal interval, after equal intervals of time. हर एक बराबर गैप के बाद अगर मोशन रिपीट हो रहा है तो आप उसे पीरियडिक मोशन कहेंगे, और वो जो टाइम इंटरवल है उसे पीरियड कहेंगे। ये भी लिख लेते हैं, द इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसे? कॉल्ड द टाइम पीरियड। हाँ, टाइम पीरियड। ठीक, एग्जाम्पल बता सकते हैं आप लोग? सर स्विंगिंग पेंडुलम। और स्विंगिंग पेंडुलम, ठीक हो गया। और क्या अर्थ का अपनी एक्सिस पर जो रोटेशन है वो हर 24 घंटे में पूरा होता है, तो उसे भी माना जाए? यस। तो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन दोनों लिख दूं? यस सर। ऑफ अर्थ। अच्छा, जो बाकी प्लेनेट्स हैं उनका सन के चारों ओर, वो कैसा रहेगा? मोशन ऑफ प्लेनेट्स अराउंड द सन। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ये सब क्या है? पीरियडिक मोशन है, एक डेफिनेट पीरियड के बाद। यहां से अब हम एक नया टाइप का, स्पेशल टाइप के पीरियडिक मोशन को पढ़ेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्पेशल टाइप के पीरियडिक मोशन को, जिसको बच्चों हम लोग कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी, ऑसिलेशन में डबल एल आएगा ना, ऑसिलेटरी मोशन। अगर कोई पीरियडिक मोशन तो हो लेकिन साथ में आगे पीछे चल रहा हो, पहले इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, तो इसे क्या कहेंगे? पीरियडिक तो है ही, जैसे पीरियडिक तो अर्थ का मोशन भी है सन के चारों ओर, तो क्या उसे ऑसिलेटरी मोशन भी बोलना उचित रहेगा? नो सर। पीरियडिक है बच्चों, पीरियडिक तो बहुत ब्रॉड वर्ड है। अब पीरियडिक में भी हम वैसा पीरियडिक ले रहे हैं तो जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हो, आगे पीछे आगे पीछे, मतलब एक मीन पोजीशन होनी चाहिए और उस मीन पोजीशन के दोनों तरफ मोशन हो रहा हो, तब आप उसे कहते हैं। जैसे ये मीन पोजीशन है, एक बार इधर एक बार इधर, ये मीन पोजीशन है, तो ऐसे पीरियडिक मोशन को क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। तो लिखिए, इफ अ बॉडी मूव्स back and forth, back and forth repeatedly about a mean position, तो फिर इसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। तो जैसे पेंडुलम या वॉल, पेंडुलम होता है ना वॉल क्लॉक का,
घरों में दीवार में घड़ी होती है, उसका पेंडुलम कह यस सकते हैं, पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक मान लेते हैं। तो वो डेफिनेट पीरियड के बाद टू एंड फ्रो मोशन करता है आगे पीछे, तो उसको हम लोग कह सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है। अच्छा, जो सितार या तबला है ना, यस सर। हाँ, सितार की जो स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स ऑफ सितार लिख सकते हैं आप, स्ट्रिंग्स ऑफ सितार मतलब, तो वो भी जो है ऑसिलेटरी मोशन है। बाकी झूला झूलते हैं हम लोग, पार्क में बच्चे झूला झूलते हैं, तो वो भी क्या हुआ, टू एंड फ्रो सर ऑसिलेटरी मोशन। मोशन। हाँ, तो अगर एक बात सोचिए, एक सिंपल लाइन लिखूं, an oscillatory motion is always periodic but transverse may not be true, तो सही है या नहीं? सर सही है। यस सर। तो लिख लो भाई नीचे नोट करके, an oscillatory motion is always periodic but transverse may not be true, इसका उल्टा होना जरूरी नहीं है। ऑसिलेटरी है तो पीरियडिक होगा, पीरियडिक है तो जरूरी नहीं है ऑसिलेटरी। अब हम कैसे ऑसिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बच्चों जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं उनको कहते हैं, अब हेडिंग डालिएगा हार्मोनिक ऑसिलेशन। अगर कभी कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करे, ध्यान से सुनिएगा, कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करे कि जो उसके ऑसिलेशन है, आप उनको साइनेट्स या क्रॉसेट्स की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनको हम हार्मोनिक कहते हैं। इसके पीछे हार्मोनिक का लॉजिक आप बाद में समझेंगे। साइन या क्रॉस की टर्म में अगर आप ऑसिलेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऐसे ऑसिलेटरी मोशन को क्या बोलते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेशन। लिखिएगा हार्मोनिक ऑसिलेशन is that oscillation which can be expressed in terms of a single harmonic function of a single harmonic function। हार्मोनिक फंक्शन ब्रैकेट में लिख लेते हैं, साइन फंक्शन और क्रॉस फंक्शन, साइन और कोसाइन फंक्शन। इसका ये मतलब हुआ या तो साइन में ही आ जाए या कोसाइन, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक है। हम लोग बच्चों जब शुरू में पढ़ते हैं तो हम लोग कोई भी फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे, फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया जाएगा कहीं पर भी। फ्रिक्शन की वजह से बच्चों एनर्जी का लॉस होता है, तो शुरू में हम एनर्जी के लॉस को कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो जब आप ऐसा करते हैं तो उस तरह के जो मोशन को कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह के मोशन को बोलते हैं, सर जिसको हम एक हार्मोनिक फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। हाँ, एक मिनट, हेलो, हाँ जी, हाँ, गुड इवनिंग।
हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि आप लिखिए प्लीज इसको लिख लीजिए, सिंगल हार्मोनिक फंक्शन जो हम बात कर रहे हैं। तो हम ये लिख रहे हैं कि इफ वी डोंट कंसिडर, ऐसे बना लेते हैं, इफ वी डोंट कंसिडर फ्रिक्शनल फोर्स if we don't consider frictional force and the motion is harmonic with constant amplitude, motion is harmonic with constant amplitude and single frequency, constant amplitude and single frequency, इन सबको हम समझाएंगे एक एक करके अभी। Then the motion is called simple harmonic motion. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको कहेंगे बच्चों? सर जब हम किसी भी हार्मोनिक ऑसिलेशन में फ्रिक्शन को कंसिडर ना करें, और सोचो। और सर उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये सब कांस्टेंट हो तो ऐसे मोशन को सिंपल हार्मोनिक कहते हैं। हार्मोनिक किसको कहते हैं, ऑसिलेशन किसको कहते हैं? अब सिंपल पे आ गए हम, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन या मोशन को किसको कहते हैं? क्या ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो सिंपल हार्मोनिक समझ में आएगा तो नॉन हार्मोनिक भी समझ में आएगा कि नॉन हार्मोनिक वो मोशन होता है जो एक सिंगल हार्मोनिक फंक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट। अच्छा, पहले जैसे इसमें एक ही फंक्शन होगा, मतलब हमने कहा, तो सिंपल हार्मोनिक में ऐसा समझिए, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल t। तो ये एक ही फंक्शन हुआ, समझ में आ रहा है? या फिर अगर केवल क्रॉस हो तब भी चलेगा, ऐसा आप क्रॉस के साथ भी लिख सकते हो, 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल t। इस तरह के जो फंक्शन होंगे तो ये हार्मोनिक है, क्योंकि या तो केवल साइन है या केवल क्रॉस है। और हम लोग क्या करेंगे हियर, t इज टाइम पीरियड, अभी इसको डिफाइन करेंगे सबको हम, सच दैट t इक्वल टू होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, या फिर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन t या 2 पाई n। तो n कहते हैं फ्रीक्वेंसी को और ओमेगा कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। n फ्रीक्वेंसी होगी और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। तो हम इनको एक्सप्लेन करते रहेंगे एक एक करके। अब तो ये तो मैं केवल हार्मोनिक बता रहा हूँ कि हार्मोनिक कैसे लिखे जाते हैं, तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते थे फिर। मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि y इक्वल टू हो जाएगा, जो ऊपर a साइन था 2 पाई अपॉन डी, तो ओमेगा t, या y इक्वल टू a क्रॉस ओमेगा t टाइप का होगा। ये ऐसे ग्राफ है आपके पास।
अगर एक ही सिंगल या तो केवल साइन में या ट्रांजिटिव फॉर्म में लिख दिया तो ये हार्मोनिक है। लेकिन अगर कभी ऐसा लिख दिया तो y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b क्रॉस ओमेगा t, अब तो साइन भी है क्रॉस भी है, तो बच्चों इनको हार्मोनिक नहीं बोलते, नॉन हार्मोनिक बोलते हैं। तो अगला हेडिंग डालिएगा समझने के लिए, नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन। नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन, देखिए एन ऑसिलेशन which cannot be represented by a single harmonic function. Single harmonic function is called non-harmonic oscillation. Non-harmonic oscillation. तो फॉर एग्जाम्पल जब करेंगे तो जो मैंने ऊपर लिखा है इसे लिख लीजिए, यही आपका एग्जाम्पल हो जाएगा कि साइन और क्रॉस। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहाँ तक बहुत बेसिक चीज क्लियर है सर। ठीक। तो बच्चों ये एक एलिमेंट्री चीजें थी, अभी शुरुआत थी, अभी कोई आर्टिकल शुरू नहीं किया हम लोगों ने। तो नॉन हार्मोनिक क्या होता है, हार्मोनिक क्या होता है, पीरियडिक क्या होता है, और आखिर हम वेव्स और ऑसिलेशन के बारे में हमने कैसे स्टार्ट की। यहाँ के बाद अब हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसके एक्सप्रेशन पे जाएंगे। तो इसको मैं यहीं पर एंड करता हूँ और 4:20 पे हम लोग दोबारा जुड़ते हैं। अभी इतना ही पूरा कर लेते हैं। थैंक यू।